आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। इंटरनेट की दुनिया में आए दिन कुछ न कुछ ऐसा वायरल होता रहता है जो सबको चौंका देता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन डिजिटल दुनिया से उठकर सामने आया है जिसने सचमुच पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। तो चलिए आज इस पूरी घटना की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे महज एक डिजिटल मीम देखते ही देखते एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? दरअसल इसकी जड़ें 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ी हैं। वहां भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की तरफ से एक टिप्पणी आई। उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। खैर, बाद में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया था। उनका इरादा देश के सभी बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि वो तो फर्जी डिग्री वाले लोगों की बात कर रहे थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंटरनेट कितनी तेजी से काम करता है ना। इंटरनेट की दुनिया में बात निकली नहीं कि आग की तरह फैल जाती है, और बस इस बयान के वायरल होते ही एक बहुत बड़ा आंदोलन भड़क उठा। और इसका असर देखिए, 1,10,00,000। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने लॉन्च होने के कुछ ही दिनों के अंदर इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स बटोर लिए। जरा सोचिए, ये संख्या देश की कई पुरानी और स्थापित राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से भी कहीं ज्यादा है। इतने कम समय में इतना विशाल आंकड़ा छू लेना, ये साफ बताता है कि बात सिर्फ एक जोक या मीम तक सीमित नहीं है। लोग किसी बहुत गहरी बात से खुद को जोड़ पा रहे हैं। तो आइए इस चर्चा के अगले हिस्से पर आते हैं, छात्रों का दृष्टिकोण, यानी कैसे एक अपमान से एक नई पहचान का जन्म हुआ। देखिए, जब किसी शब्द को अपमान की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो स्वाभाविक है कि गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ युवाओं ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुन लिया। उन्होंने इस तथाकथित अपमान को लिया और उसे अपनी एक डिजिटल पहचान बना डाला। पर सवाल ये है कि इस भारी फ्रस्ट्रेशन के पीछे की असली वजह क्या है? युवा असल में किन मुद्दों से जूझ रहे हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इसके ऊपर से लगातार बढ़ती बेरोजगारी दर और सीबीएसई की रीचेकिंग फीस जैसे विवादों ने छात्रों के मन में गहरा असंतोष भर दिया है। सच कहूं तो ये गुस्सा केवल एक बयान तक सीमित नहीं है। ये हमारे सिस्टम के उन ढांचागत कमियों की ओर एक सीधा इशारा है, जहां अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और इन्हीं सब वजहों से पारंपरिक संस्थानों पर से उनका भरोसा उठता जा रहा है। अब अगर हम आज की पारंपरिक राजनीति और इस नई इंटरनेट राजनीति की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। पारंपरिक राजनीति जहां मैदानों की रैलियों, भारी भरकम भाषणों और अनुभवी नेताओं के इर्द गिर्द घूमती है, वहीं इस इंटरनेट राजनीति का खेल बिल्कुल अलग है। सीजेपी का पूरा अभियान सीधे तौर पर मीम्स और वायरल कल्चर पर टिका है। मजेदार बात यह है कि ये एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जिसे आज की जनरेशन सबसे अच्छे से समझती है, कटाक्ष और व्यंग्य। इसने राजनीतिक संचार के पुराने स्थापित तरीकों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। और इनकी रचनात्मकता का तो क्या ही कहना। आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए आपको किसी खास विचारधारा को मानना पड़ता है या आपके पास अनुभव होना चाहिए। लेकिन सीजेपी की वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि उनका सदस्य बनने की योग्यता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, आपका बेरोजगार होना जरूरी है, आलसी होना चाहिए, और सबसे अहम बात, आपको ऑनलाइन पेशेवर तरीके से अपनी भड़ास निकालना यानी रेंट करना आना चाहिए। है ना एकदम गजब का सटायर? ये पूरे सिस्टम पर एक बहुत ही सीधा, तीखा और व्यंग्यात्मक तंज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं इनकी 5 सबसे विघटनकारी मैनिफेस्टो मांगों पर। एक ऐसा एजेंडा जो देखने में व्यंग्यात्मक है लेकिन है बहुत ही गंभीर। तो बात सिर्फ मीम्स और मजाक तक नहीं रुकी। इस पार्टी ने एक कदम और आगे बढ़ाकर अपना खुद का एक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। और सच मानिए, इनकी ये 5 मांगे अपने आप में पूरी व्यवस्था पर एक बहुत कड़ा प्रहार हैं। पहली नज़र में शायद ही आपको थोड़ी मजाकिया लगें, लेकिन इनके पीछे एक बहुत ही बोल्ड नीतिगत एजेंडा छुपा है। जरा मांगों पर गौर कीजिए। पहली मांग सीधे तौर पर न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर है कि रिटायरमेंट के बाद मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा न भेजा जाए। दूसरी मांग में कहा गया है कि अगर चुनावों में वोट काटे जाते हैं तो चुनाव आयुक्तों पर सीधे आतंकवादी निरोधी कानून यूएपीए लगा दिया जाए।
तीसरी मांग सिर्फ संसद में नहीं बल्कि कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए सीधे 50% आरक्षण की वकालत करती है। इसके अलावा मीडिया ओनरशिप को लेकर कड़े कदम उठाने और दल बदल करने वाले नेताओं पर सीधे 20 साल का बैन लगाने जैसी मांगे भी हैं। ये साफ दिखाता है कि ये आंदोलन मौजूदा ढांचे में कुछ बहुत ही बड़े और आमूलचूल बदलावों की मांग कर रहा है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्या इंटरनेट से उठी ये वायरल मांगें वाकई में जमीन पर लागू की जा सकती हैं? और अगर गलती से भी ऐसा होता है तो हमारे संवैधानिक ढांचे पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, डिजिटल दुनिया में बैठकर कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर देना बहुत आसान है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए बहुत ही कड़े और जटिल कानूनी रास्तों से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए अब समय है एक रियलिटी चेक का। आइए समझते हैं पंजीकरण और कानून के असली नियम क्या हैं। इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स बटोर लेना एक बात है, लेकिन एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी बनना बिल्कुल अलग बात। हमारा संविधान इस पूरी प्रक्रिया को कैसे कंट्रोल करता है, ये समझना बेहद जरूरी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की स्थापना करता है और उसे चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपता है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29A स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को ये शक्ति देती है कि वो राजनीतिक दलों का पंजीकरण करे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी सोशल मीडिया पेज रातों रात उठकर आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं बन सकता। उन्हें एक तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। और वो कानूनी प्रक्रिया कुछ ऐसी दिखती है। सबसे पहले एक मेमोरांडम बनाना होता है जिसमें पार्टी का नाम, पता और लीडरशिप की पूरी जानकारी हो। फिर पार्टी के संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसे सिद्धांतों को शामिल करना होता है जो हमारे देश के संविधान के अनुरूप हों। उसके बाद कम से कम 100 पंजीकृत मतदाताओं का समर्थन जुटाना होता है और ये सब 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग के सामने पेश करना होता है। अब खुद ही सोचिए, इंटरनेट पर एक पेज बनाने में शायद मुश्किल से 30 सेकंड का समय लगता है, लेकिन एक असली पार्टी बनाने की इस कठोर कानूनी प्रक्रिया में कई महीनों का समय लग जाता है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये लंबी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो भी गई। फिर आती है एक और बड़ी चुनौती, चुनाव चिन्ह सुरक्षित करना, यानी नाम और लोगों की असली दुविधा। किसी भी पार्टी के विजुअल पहचान यानी उसका चुनाव चिन्ह बहुत मायने रखता है, लेकिन भारत में चुनाव चिन्हों का आवंटन ऐसे ही हवा में नहीं होता। ये 1968 के इस खास आदेश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चुनाव आयोग अपनी मर्जी से किसी को भी कोई सिंबल नहीं दे सकता और ना ही कोई पार्टी अपनी पसंद का मनचाहा सिंबल मांग सकती है। इसके पीछे कुछ बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करना हर हाल में अनिवार्य है। और यहीं पर सीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लग सकता है। चुनाव आयोग आमतौर पर केवल उन्हीं चिन्हों को मंजूरी देता है जो एक सकारात्मक संदेश देते हों या किसी तरह के सशक्तिकरण को दर्शाते हों, जैसे कि मशाल या कोई फूल। अब अगर कोई AK-47 या शराब की बोतल को अपना चिन्ह बनाना चाहेगा तो जाहिर है उसे तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कॉकरोच शब्द या किसी कीड़े का चित्र हमारे समाज में अक्सर नकारात्मकता या अस्वच्छता से जोड़कर देखा जाता है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि चुनाव आयोग इस नाम या इसके संभावित सिंबल को एक पॉजिटिव मैसेज के रूप में न देखें और सीधा खारिज कर दे। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। क्या ये महज एक मीम है या भविष्य का कोई बड़ा आंदोलन, डिजिटल व्यंग्य बनाम जमीनी हकीकत? इन सारे कानूनी और तकनीकी पेचों को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक बुलबुला है जो कुछ दिन में फूट जाएगा, या फिर भविष्य का कोई बड़ा जमीनी आंदोलन? इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटना मददगार होगा। याद है 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन? वो पूरी तरह से सड़कों पर उतरा हुआ एक जमीनी आंदोलन था जिसका एक बहुत मजबूत केंद्रीय नेतृत्व था और उसी ने बाद में आम आदमी पार्टी AAP का रूप लिया। अब जरा 2024 की इस कॉकरोच जनता पार्टी को देखिए। ये पूरी तरह से डिजिटल है और मीम्स पर आधारित है, लेकिन कहानी में एक बहुत दिलचस्प ट्विस्ट है। इस CJP पेज के पीछे 30 वर्षीय अभिजीत दीपके हैं। इनके पास पत्रकारिता की डिग्री है, इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की है और सबसे अहम बात, वो अतीत में आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी का हिस्सा रह चुके हैं। तो ये प्रोफाइल देखने के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सचमुच छात्रों का अचानक फूटा हुआ गुस्सा है या फिर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और नैरेटिव बिल्डिंग की एक बहुत ही सोची समझी और कैलकुलेटेड रणनीति?
हम सभी को इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल के साथ विचार करना चाहिए। आज के समय में डिजिटल वायरलिटी लोगों का ध्यान खींचने और अपना संदेश फैलाने का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब बात आती है वास्तविक दुनिया के संवैधानिक ढांचे की, चुनाव आयोग की उन सख्त प्रक्रियाओं की और चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरकर वोट मांगने की, तो क्या एक इंटरनेट सटायर अपना वजूद बचा पाएगा? या फिर जैसे हर रोज कई इंटरनेट ट्रेंड्स आते हैं और कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं, ये भी इतिहास का महज एक छोटा सा पन्ना बनकर रह जाएगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विषय और कुछ नई और गहरी जानकारियों के साथ।